नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ नेहा शुक्ला जुड़ी हैं चंडीगढ़ से। बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और देश के साथ विदेशी जो राजनीति है उसके बड़े जानकार हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं संवाद इंडिया मंच पर। क्या लगता है आपको पूरी दुनिया में जिस तरह से बड़ा संकट इस समय लगातार गहराता जा रहा है ईरान, इजराइल, अमेरिका के युद्ध की वजह से, तमाम उसके एस्पेक्ट्स हैं, तमाम उसके बिंदु हैं, तमाम तरह की बातें उसको लेकर हैं, लेकिन सबसे बड़ा संकट इस समय दिखाई देता है तो विश्व शांति और दूसरा जो ईंधन और गैस का संकट दुनिया में गहराता जा रहा है, ऊर्जा का संकट जो गहराता जा रहा है। क्योंकि हुँ, जिस तरह से उस पावर ऊर्जा के सेंटर हैं, उस पर भी हमले करने की हुँ, बात है और तमाम ऐसी चीजें घट रही हैं लगातार दुनिया के अंदर, इस मतलब पूरे क्षेत्र के अंदर, जिससे दुनिया में ऊर्जा स्रोत को लेकर, ईंधन स्रोत को लेकर एक बड़ा एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं खड़ा होता जा रहा है दिन पे दिन। क्या लगता है आपको अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा, आज लगभग 1 महीना हो गया है युद्ध को, और बातें बहुत सारी हो रही हैं, पर्दे के पीछे की बातचीत की बात डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कही जाती है बार बार, लेकिन ऐसा लगता है भी केवल बातें ही बातें हैं ये, क्योंकि ना ईरान अपने हमले रोक रहा है और ना इसराइल रोक रहा है। हालांकि अमेरिका शांति की बात करता, वार्ता की बात करता, लेकिन ईरान और इसराइल की तरफ से जो उनका जो दिखाई देता है वह कुछ अलग ही कहानी बयां करता है। क्या लगता है आपको? अ, जब कोई ऐसा लक्ष्य ना हो, 2 बड़ी शक्तियाँ अमेरिका और इज़राइल की तरह जब वो संयुक्त युद्ध छेड़ती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई लक्ष्य नहीं है। जो लक्ष्य कथित रूप से था, वो लक्ष्य जो है वो इम्पॉसिबल है, असंभव है। और इस लक्ष्य के साथ या फिर ईरान पर जो भी आरोप है, उस के साथ उन्होंने अपना युद्ध को जो है सही न्यायोचित ठहराने के लिए ये युद्ध छेड़ा। लेकिन अब जिस तरीके से चलिए वो बिल्कुल एक अलग बहस है, लेकिन क्योंकि आपने ऊर्जा सुरक्षा की बात कही, दुनिया की ऊर्जा संकट की बात कही, तो मैं यहाँ पर ज़रूर जोड़ना चाहती हूँ कि शायद प्रशांत जी बहुत लंबे समय से बदलती विश्व व्यवस्था की बातें होती रही है। कि अब दुनिया में जो विश्व व्यवस्था है वो बदल रही है, अमेरिका कमज़ोर हो रहा है। तो अमेरिका की इस तरीके से कमज़ोरी जब ज़ाहिर हो जाएगी, इस युद्ध ने इसको एक्सपोज़ कर दिया है। और ये जो ऊर्जा सुरक्षा की दुहाई दी जा रही है, वो तमाम देश जो पीड़ित हैं इस युद्ध के, वो तमाम देश बिल्कुल खामोशी अख्तियार करके बैठे हुए हैं, किसी भी तरह की कूटनीतिक पहल शुरू नहीं हो रही। तो आप समझ सकते हैं कि चाहे देश कितने भी बड़े क्यों ना हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय संस्था कितने भी बड़े क्यों ना हो, किसी के भी लीडरशिप में वो ताकत नहीं रही है, किसी की भी कूटनीति में वो चमक या धार नहीं बची है, जो इस युद्ध को रोकने की या शांति की कोशिश करते नज़र आए। हम देख रहे हैं कि तमाम लीडर्स जो हैं वो बयान तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो बयानबाज़ी भर है, ताकि वो अपने जो सिटिज़न्स हैं उनको कहीं न कहीं मुगालते में रख सकें या फिर उनको ये दिखा सकें कि हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर असल मायने में देखा जाए तो कोशिश तो हो ही नहीं रही है। कोई पक्ष कोशिश नहीं कर रहा है। पाकिस्तान से जो थोड़ी बहुत सुगबुगाहट आ रही है, इशक डार हो शहबाज शरीफ हो, असीम मुनीर हो, पाकिस्तान जैसा देश है जो आतंकवाद को प्रचारित करने का जो है वो गढ़ रहा है, केंद्र रहा है। भारत ने लाख पाकिस्तान ने शुरुआत की है तुर्की के, सऊदी अरब के, मिस्र के विदेश मंत्री पाकिस्तान में बातचीत कर रहे हैं। तो कम से कम अगर उन पर जो भी आरोप लग रहे हों कि वो अमेरिका का पक्ष रखेंगे, बातचीत में जो है एक भरोसे की कमी रहेगी, लेकिन कम से कम शुरुआत तो होने की उम्मीद लग रही है। अ, लेकिन जब बात ऊर्जा सुरक्षा की आती है और भारत जैसे विशाल देश में ये देखा जा रहा है कि किसी भी किस्म का कोई प्रयास नहीं है और जब खबर आती है कि आपके पास सिर्फ 6 दिन का जो है रणनीतिक रिज़र्व है, तो और लॉकडाउन की खबर आप देख ही रहे हैं कि हाथों-हाथ लिया जा रहा है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये कह देते हैं कि लॉकडाउन की तरह, कोविड लॉकडाउन की तरह जो है पूरे देश को एक टीम के रूप में इससे लड़ना चाहिए, इसके तैयार हो जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जितना बड़ा संकट, उतनी ही बड़ी जो है अव्यवस्था दिख रही है भारत सरकार में। अ, वो अव्यवस्था जो है कहीं न कहीं नागरिकों के लिए लंबे समय के लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आने वाला है। हम सब इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते प्रशांत जी कि
ये कितनी बड़ी समस्या का जो है हम सामना करने वाले हैं। ऊर्जा सुरक्षा, आ, आप शुरू हो जाइए, आप बिजली के उस साधनों पर चले जाइए, आप लकड़ी के साधनों पर चले जाइए, कोयले के साधनों पर चले, क्या ये संभव है कि एक जो मार्केट में रिसोर्स मौजूद है जिस पर भारत का हर परिवार जो है निर्भर है अपने रोजमर्रा के कुकिंग के लिए, क्या ये संभव है कि वो एक साथ ऐसे शिफ्ट हो सकता है? और फिर वो किस तरीके से बिज़नेसेस को प्रभावित कर रहा है, वो किस तरीके से किसानों को प्रभावित कर रहा है। एक बहुत बड़ी चिंता तो फर्टिलाइज़र की भी बताई जा रही है, क्योंकि हम ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ़ तेल मंगवाते हैं। गल्फ़ कंट्रीज़ से हमारा बहुत ही दूसरे जो व्यवसाय है सेक्टर्स का, फर्टिलाइज़र उसमें काफ़ी क्रूशियल है। तो उसके लिए हमारे पास क्या जो है उपाय है? क्योंकि जानकारियाँ तो शेयर नहीं की जाती। मौजूदा सरकार में जानकारियाँ बहुत ही सीमित हैं, शेयर नहीं की जाती। मैं लगातार सुन रही हूँ सुजाता जी जो हैं पेट्रोलियम मिनिस्टर की स्पेशल सेक्रेटरी हैं, वो हर दिन यही बात कहती है कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। हमें किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से जो है स्टॉक खत्म होने की जानकारी नहीं मिली। लेकिन आप जब ग्राउंड पर वो तस्वीरें देख रहे हैं, रोज़ाना वो तस्वीरें आ रही हैं, जहाँ पर जो मज़दूर है वो उसके घर में चूल्हा नहीं जल पा रहा है, वो रोज़गार उसका छूट रहा है, वो पलायन पर मजबूर हो रहे हैं। इसी तरीके से अलग-अलग सेक्टर्स में भी जो है फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, पलायन हो रहा है वहाँ से भी। तो ये क्या है? ये परिस्थितियाँ क्या है? ये परिस्थितियाँ दर्शाती हैं कि आपने बस उनको छोड़ दिया है, उनके लिए क्या आपने विकल्प दिया है? और ये युद्ध सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसा नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। इस युद्ध को जिस तरीके से भारत को इसको हैंडल करना चाहिए था, डील करना चाहिए था। इसमें हमारे बहुत ज़्यादा जो है स्टेक्स हैं, हमारे बहुत ज़्यादा स्टेक्स हैं, हमारे 1 करोड़ भारतीय वहाँ पर रहते हैं। अभी तक 4 लाख की संख्या में ही वहाँ से जो है वापस आ सके हैं, ज़्यादातर जो है वो थे पिलग्रिमेज से पर्यटक थे या फिर वहाँ तीर्थ यात्रा के लिए गए थे। तो इस तरीके से जो परिस्थितियाँ हैं जानकारियों के अभाव में भारतीय नागरिक मुझे लगता है आशंकित ज़्यादा हो गए हैं और आशंकित हो गए हैं इसीलिए भी पैनिक बढ़ रहा है। और हमारी सरकार को सिर्फ़ ये समझकर कि हम ये कह दें कि सब अच्छा है, सब चंगा है, तो इससे वो पैनिक जो है कम हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगर हम अभी सचेत ना हुए, तो हमें बहुत बड़े मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तेल का संकट बहुत बड़ा संकट है और इस युद्ध का दायरा जिस तरीके से बढ़ रहा है, हाँ और ट्रम्प की मनमानी और ट्रम्प किस तरीके से फैसले लेते हैं, उनका कैबिनेट किस तरीके से फैसले लेता है, सिर्फ़ एक उम्मीद की किरण ये लग रही है प्रशांत जी कि अगर कुछ होगा तो अमेरिका की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से मजबूर होकर ट्रम्प को कोई फैसला लेना पड़े। उन पे जितना प्रेशर अपने इंटरनल पॉलिटिक्स का पड़ेगा, वहाँ से कुछ उम्मीद की किरण है। बाकी तो ना एशिया में कोई ऐसा देश है जो पहल कर सकता है। यूरोपीय देश को ईरान वैसे ही नहीं भाता है। वो ईरान पे तमाम तोहमतें लगाते हैं। लेकिन इज़राइल की या फिर अमेरिका की जो इनह्यूमन या फिर वॉर क्राइम्स है, उन पर एक शब्द बाहर नहीं निकालते। तो हम किससे अपेक्षा कर रहे हैं? हम ऐसे विश्व व्यवस्था की तरफ देख रहे हैं, ना जिसमें आदर्श होंगे, ना जिसमें न्याय होगा, ना जिसमें मूल्य होंगे। तो हम ऐसी विश्व व्यवस्था की तरफ देख रहे हैं और कहीं न कहीं उसमें एक उम्मीद की लहर है कि शायद अमेरिकी पॉलिटिक्स जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, क्योंकि वहाँ पर विरोध बड़े स्तर पर आज भी तस्वीरें आई हैं, काफ़ी ज़्यादा सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स पर वो वायरल हो रही हैं। कि मिनेसोटा हो और भी अलग-अलग शिकागो प्रांत है, अलग-अलग जो जगहें हैं अमेरिका की, वहाँ से तस्वीरें आई हैं कि हज़ारों की संख्या में ट्रम्प के इस वॉर के खिलाफ लोग निकल रहे हैं सड़कों पर। एक किस्म से कोई फैसला लेने पर मजबूर होना पड़े, लेकिन ट्रम्प के जो सलाहकार हैं, उन पर इन प्रदर्शनों का कितना असर होता है, ये तो समय ही बताएगा। जी। जी, बिल्कुल ठीक बात कही आपने। तमाम तरह की जो समस्या ये है कि जो स्पष्ट नज़रिया सामने रखना चाहिए था कि इसके इफ़ेक्ट बट क्या हैं, अगर वो लोगों को अच्छी तरह बताया जाए तो जो जैसा आपने कहा ना, एक कई तरह समाचार सामने आ रहे हैं,
तो उसके अनुसार आदमी अपना आकलन भी करता है। लेकिन अगर स्पष्ट नजर सरकार रखे, पूरी बातें वो बताए, तो शायद जो आपाधापी जो दिखाई देती है विभिन्न मोर्चों पर, वह भी शायद नहीं दिखाई दे हमें। अच्छा, अगर ये जैसे जी, कि या तो युद्ध का जो पूर्वानुमान था, जो कहा जाता है कि 3-4 दिन, ऐसा लगता था कि डोनाल्ड ट्रंप की जो इजराइल और नेतन्याहू ने समझा था 3-4 दिन लगेंगे हमें ईरान को अपने अनुसार चलाने में। क्या जी, दुनिया ने ये समझा था कि 4-5 दिन में सब चीजें खत्म हो जाएंगी? इसलिए कोई भी देश इस पूरे युद्ध की जो परिणाम थे, उसके उन्हें लगता था 4-5 दिन में ये निबट जाएगा, तो ज्यादा घातक परिणाम हमारे सामने नहीं आने। लेकिन एक लगभग महीना हो गया है और अभी भी कोई गुंजाइश नहीं दिखाई देती कि हाल फिलहाल में थम रहा है, लगातार आगे बढ़ता दिखाई देता है। तो उसके जो नुकसान है पूरी दुनिया के अंदर, वैश्विक स्तर पे जो बड़ा संकट खड़ा होता जा रहा है, उसको किस तरह से आप देख पा रही है? अगर नहीं थमा युद्ध ये आने वाले समय में, और कितना बड़ा संकट होगा, कितना बड़ा गहराया संकट गहराएगा ये। बिल्कुल। 4-5 मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्य है अमेरिका जैसे महान देश का, जिसमें इस वक़्त ऐसी सरकार है और ऐसे कैबिनेट के चेहरे हैं, जिनको मिडल ईस्ट की समझ ही नहीं है, या फिर उनमें अगर जिनमें किसी में समझ होगी तो उनकी सुनी नहीं गई। क्योंकि ट्रम्प की मनमर्जी के आगे किसी का बोल पाना और ट्रम्प उसकी सुनेंगे कि नहीं। ट्रम्प ईरान युद्ध को अब गलती मानने लगे हैं, पीट हेग्सेट पे भी जो ठीकरा फोड़ने लगे हैं। लेकिन ये समझ में आता है कि जब आप सिर्फ ये देखें कि वो देखने में कैसा व्यक्ति है, वो बोलता है तो कैसा दिखता है, बल्कि उसकी सूझ-बूझ, उसकी जो विज़न है, एक दूरदर्शिता कैसी है। जब ये सब किसी नेता के जो है मूल्य नहीं होते या फिर उसकी भूमिका नहीं होती कि उसको कैबिनेट में रखा जाए, शामिल किया जाए या नहीं, सिर्फ़ उसका पहनावा कैसा है। तो डोनाल्ड ट्रम्प कह चुके हैं क्योंकि उनको लोग डम्ब लोगों के बीच में रहना अच्छा लगता है। वो दूसरे की सक्सेस स्टोरी जो है सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो आप कल्पना करिए कि इस वक़्त ट्रम्प और ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में उन्हीं लोगों की चल रही है, जो ट्रम्प को समझते हैं कि ट्रम्प को क्या अच्छा लगता है। एक राजा है, उस राजा को अपने दरबार में वो लोग चाहिए जो उसको हँसा सके, जो उसको तमाशा दिखा सके। तो आप उस अमेरिकी प्रशासन, उस व्हाइट हाउस में क्या नाटक चल रहा है जिसे पूरी दुनिया त्राही-त्राही कर रही है। लेकिन अफ़सोस की बात है कि इस पूरी दुनिया में भी जो कथित रूप से डेमोक्रेटिक नेशंस हैं, उनमें भी ट्रम्प के आगे कुछ बोलने का या फिर उनको कुछ ठोस सुझाव देने का साहस नहीं है। तो बिल्ली के गर्दन में घंटी कौन बाँधे? जब तक कि बिल्ली को खुद ना लगे कि उसने कुछ बहुत ही बड़ी मुसीबत मोल ली है। अब सोचिए, ये देखिए कि ट्रम्प पोस्ट करते हैं 5 दिनों का पॉज़, और उसके पहले ही कैसे पता चला कि तेल का एक बहुत बड़ा बिलियंस डॉलर का जो है खेल खेला गया। उनके कैबिनेट में वो ये पोस्ट करने वाले हैं, किसने ये जानकारी रखी और वहाँ पर ये खेल खेला गया। यानी कि युद्ध के इस संवेदनशील वक़्त में भी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ऐसे लोग हैं, जो मिलियन बिलियन डॉलर बनाना चाहते हैं। उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अमेरिका बुरी तरह से कमज़ोर हो रहा है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था जो पेट्रो डॉलर के ऊपर बहुत हद तक निर्भर है, उसे अगर ये युद्ध जल्द समाप्त नहीं हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। गल्फ़ देशों का भरोसा अमेरिका लूज़ कर चुका है। अब गल्फ़ देश अपनी सुरक्षा के लिए किस हद तक अमेरिकी रक्षा पर निर्भर करेंगे या फिर उस पर जो है भरोसा रख पाएँगे। यहाँ पर सीधा-सीधा डोनाल्ड ट्रम्प और उनके तथाकथित ब्रिलियंट जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उन्होंने ये गेम पूरी की पूरी चीन के हाथ में, रशिया के हाथ में दे दी है। तो आप ये कल्पना कर सकते हैं कि जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को अपना नेता चुन लेते हैं, राष्ट्रपति बना देते हैं, जिसके पास कोई विज़न नहीं है, जो जब से आया है अपनी कुर्सी पर बैठा है, पूरी दुनिया में पहले साल उन्होंने टैरिफ वॉर छेड़ी, उस टैरिफ वॉर का उनको क्या अंजाम मिला, साल खत्म होते-होते सुप्रीम कोर्ट ने उसे इल्लीगल ठहरा दिया और दूसरे साल शुरू होते-होते उन्होंने दुनिया पर युद्ध, पहले वेनेजुएला में स्ट्राइक कर दिया। वहाँ उनको लगा कि उनको बहुत बड़ी सफलता मिल गई, उन्होंने वेनेजुएला की सारी तेल कंपनियों पर अपना अधिकार जमा लिया है। इंडिया की जो वो है ऑटोनॉमी है कि वो अपनी एनर्जी नीड्स कहाँ से पूरी करे, वो पूरा का पूरा उस पर उन्होंने कंट्रोल कर लिया।
इंडिया को मना कर देते कि आप रूस से तेल मत खरीदिए, आप हमसे तेल खरीदिए, आप वेनेजुएला से तेल कीजिए। इंडिया यस 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 के अपनी पॉलिसी पर चलने लगा है। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये लगने लगा कि वो दुनिया की एनर्जी को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, और क्योंकि गल्फ देशों में तो पहले ही वो भ्रमण कर कर आ चुके थे, वहां उनको इतने महंगे महंगे तोहफे मिले, उनको लगा कि सब मेरी मुट्ठी में है और मैं एक ऐसा लेजेंड बनकर अपना नाम दर्ज करा लूंगा कि वो नोबेल पीस के लिए भी इसी तरीके से लड़ते रहे। और अब उनके वो पता नहीं कौन-सा पदक चाहते हैं, और मुझे लगता है कि जिस पदक की आस में वो निकले थे, गज़ा पीस बोर्ड भी बना लिया। अब वो सारी जो वो पदक थे या उन्होंने जो भी कमाया होगा, वो सारा सम्मान जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सम्मान के लिए तरसते हुए नज़र आते हैं। जी। जी, जी, बिल्कुल ठीक बात है। बड़ी रोचक बात आपने कही कि जो नोबेल पीस पुरस्कार के लिए उनके अंदर एक मतलब क्रेज़ीनेस देखी गई। मतलब ऐसा उनका उतावलापन था उस पुरस्कार के लिए, और उन्होंने जी, उसको मतलब सार्वजनिक रूप से उसको व्यक्त करने में कोई संकोच भी कभी नहीं किया। जी, वो लगातार इसको लेकर अच्छा, ये मानसिकता है, इसको किस तरह से आप रीड करती हैं? क्योंकि तमाम आप लगातार चीज़ों को देखती हैं, राजनीति को समझती हैं अच्छी तरह से, और विदेशी पूरी जो राजनयिक के बड़े-बड़े जो राष्ट्र नेता हैं, उनको भी लगातार फॉलो भी करती हैं। तो जो एक जी, मानसिकता है डोनाल्ड ट्रंप की, कि एक तो अपनी जो उनके अंदर जो होता है वैसे खुलकर व्यक्त कर देते हैं। उसके बावजूद इस तरह की जो प्रवृत्ति है, ये कितना बड़ा खतरा पैदा करती है दुनिया की शांति के लिए, क्योंकि जो आदमी कुछ भी कर सकता है और कभी भी कर सकता है। आपका नेटवर्क फिर चला गया नेहा जी, आप सुन पा रहे हो क्या? शो नहीं कर सकती मैं। मेरे बिना पड़ेगा, लाइट चली गई है। अच्छा, अच्छा, कोई ये नहीं, हाल कोई नहीं चंडीगढ़ का है। जी, आप ऊर्जा संकट सब जगह है। आप मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आने वाला समय बहुत खराब होने वाला है। समझे? माफ़ कीजिएगा, आज मेरे एंड से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं, कभी नेटवर्क नहीं है, कभी ये है। कोई नहीं, इसको क्लोज़ कर लेते हैं यहीं पे, है ना? अगर इश्यू दिक्कत ज़्यादा आ रहा है। और ये कि काफ़ी आपने विस्तार से काफ़ी चीज़ों को बताया भी है, और क्योंकि दुनिया की राजनीति पल-पल बदल रही है, और बिल्कुल, लगातार कुछ ना घटनाक्रम ऐसे घट रहे हैं इसमें जिसमें कुछ कहा नहीं जा सकता जी, कि कब क्या हो जाए। और लेकिन आपने समय दिया, क्योंकि तमाम परेशानियों के बावजूद भी, टेक्निकल दिक्कतें जो आ रही हैं उसके बावजूद भी आपने समय दिया। इसके लिए आपका जी। धन्यवाद। और बहुत-बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। बहुत माफ़ी चाहूँगी कि दिक्कतें कोई आ नहीं, कोई रही नहीं, हैं, अभी भी लाइट चलेगी। नहीं आई है। कोई जी, नहीं, कोई नहीं है। नेक्स्ट टाइम दोबारा से ज्वाइन करेंगे, बात करेंगे जी, जी। इसी विषय। लगातार विषय बड़ा गहरा था जा रहा और गंभीर विषय है पूरा, और इसको लेकर हम बात जी, करते जी। हैं। आपका धन्यवाद, आपने इस परेशानी के बीच में भी समय निकाला अपना, और कोशिश की लगातार जुड़े रहने के मार्गदर्शन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नेहा जी। जी, क्षमा चाहिए फिर से बहुत-बहुत थैंक यू जी। जी, तो जैसे आप सभी ने देखा कि किस तरह से नेहा शुक्ला जी चंडीगढ़ से जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उन्होंने पूरे विषय को बताया भी है कि कितना गंभीर इसके जो परिणाम है दुनिया के लिए हो सकते हैं, और किस तरह से ऊर्जा संकट वैश्विक स्तर पर लगातार गहरा बढ़ता जा रहा है, और उसका असल में उसके चपेट में पूरी दुनिया के सभी देश कहीं ना कहीं प्रभावित भी होते दिखाई देते हैं। कहीं कुछ कम, कहीं कुछ ज्यादा, ये हो सकता है। लेकिन वैश्विक संकट तो बड़ा संकट है ये, और अगर युद्ध जल्दी नहीं थमा, तो निश्चित रूप से इसके जो परिणाम है वो सभी के लिए बड़े घातक साबित हो सकते हैं, दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बड़े घातक साबित हो सकते हैं, क्योंकि इसको बढ़ने में सारे देश अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था तो है नहीं, तो इसलिए इससे वो बढ़ने में विभिन्न देशों को, जिनकी अर्थव्यवस्था कमजोर है या जिनके पास साधन और संसाधन कम है, जो विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आते हैं या गरीब राष्ट्र की श्रेणी में आते हैं, उनकी तो बड़ा एक मुश्किल समय रहेगा ये उससे उभरने के लिए। और अगर किसी की अर्थव्यवस्था उसी गहरी चोट पड़ती है, तो उन्हें उसे उभरने में, बाहर निकलने में बहुत समय लगेगा। और ऊर्जा जो स्रोत हैं, जो ईंधन के सेंटर हैं इस पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, इस पे हमले भी हो रहे हैं। अगर वह उसको ठीक करने में भी, उसको दोबारा से रिपेयर करके दोबारा सुचारू व्यवस्था में उसी क्षमता के साथ चलाने में भी समय लगेगा। किसी में 2 महीने लग सकते हैं, किसी में 6 महीने लग सकते हैं। अब ये पता चलेगा जब पूरी रिपोर्ट सामने आएँगी, किसमें कितना समय लगेगा। लेकिन उससे आपूर्ति प्रभावित होएगी। एक जितना उनकी क्षमता थी उसके अनुसार जो आपूर्ति करते थे, उससे कोई आपूर्ति प्रभावित होंगी। तो दुनिया में इसका असर भी निश्चित रूप में दिखाई देगा।
हालांकि सरकार हमारी दावा करती है कि सब कुछ ठीक है, अपने स्तर से सरकार का जो भी नजरिया आप सभी के सामने है और जनता की जो समस्या है वो भी आप सभी के सामने है। अब कितना कौन ठीक है, कितनी सरकार की जो मान्यता है, सरकार का जो बयान है, सरकार का जो स्टैंड है वह कितना सही है आप समझ सकते हैं। और जनता की अपनी परेशानियां जो भी आपको सबको सार्वजनिक रूप से दिखाई देती है, वो छिपी बात नहीं है, वह भी सबके सामने आप सब समझ सकते हैं। ये सब जगह चर्चा को विराम भी देते हैं। और आपने जिससे पूरे विषय को सुना है, मुझे विश्वास है ये पूरा विषय भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वजह चर्चा को विराम देता हूँ। आप सबसे मैं आग्रह करता हूँ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही समान इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, इससे चैनल के अपडेट आपको समय से मिलते हैं। एक आग्रह और हमारा, देख रहे हो नीचे ज्वाइन का बटन है, उस पर ज्वाइन पर क्लिक करें, चैनल को ज्वाइन करें। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही अनमोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक आग्रह हो रहा है कि कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य लिखें, क्योंकि प्रतिक्रिया से पता चलता है कि हमारी चर्चा कैसी लग रही है। आपको सुझाव देना चाहते सुझाव भी दीजिए, क्योंकि आपके सुझाव हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। उन्हें आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन में दबाएं, और साथ ही हमारे संवाद इंडिया यूट्यूब चैनल का लिंक सभी अपनों को जरूर शेयर करें, इससे चैनल के अपडेट आपको समय से मिलते हैं। आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।